हिमालय की सबसे कठिन घाटियों में एक ऐसा गांव छुपा है जहां पहुंचना ही एक परीक्षा है। बड़ा भंगाल। यहां न सड़कें हैं, न नेटवर्क और न ही आधुनिक दुनिया का कोई सहारा। फिर भी यहीं पर बसते हैं ऐसे लोग जो प्रकृति, मौसम और पहाड़ तीनों को चुनौती देकर जीते हैं। आज हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर दिन एक संघर्ष है और हर इंसान एक कहानी। भारत के सबसे अलग थलग गांवों में से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धौलाधार की ऊंची चोटियों के बीच छुपा है बड़ा भंगाल। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं, सिर्फ पहाड़ों के बीच 3 से 4 दिन का कठिन ट्रैक। बड़ा भंगाल इतना दूर क्यों है? क्योंकि धौलाधार की यह रेंज सीधी, खड़ी और बेहद खतरनाक है। यहां सड़क बनाना लगभग असंभव माना गया है। बड़ा भंगाल तक पहुंचने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं और तीनों ही भारत के सबसे कठिन ट्रैकिंग रूट्स में गिने जाते हैं। पहला रास्ता मनाली की तरफ से हंजोटा और कलिहानी पास को पार करते हुए 3 से 5 दिन का बेहद मुश्किल ट्रैक। यह रूट मौसम पर निर्भर करता है और अक्सर बर्फ के कारण बंद रहता है। दूसरा रास्ता चंबा और होली घाटी की तरफ से घने जंगल, तेज धाराएं और फिसलन भरी ढलानें। यह रूट लंबा है, लेकिन स्थानीय लोग सामान पहुंचाने के लिए आज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा रास्ता बेर और कांगड़ा से थमसर पास के ऊपर से। यह सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित माना जाने वाला रूट है, क्योंकि यह गांव तक पहुंचने का सबसे सीधा और स्थिर ट्रेल है। हमने चुना थमसर पास का रूट। 2 से 3 दिन का सफर, खड़ी चढ़ाइयाँ, ग्लेशियर, झरने और बर्फीली हवाएं। लेकिन यही रास्ता आपको बड़ा भंगाल का असली चेहरा दिखाता है। तो इस वक्त हम यहाँ पे राजगंदा नाम की एक जगह है, राजगुंदा नाम की एक जगह है, जो बीर बिलिंग से थोड़ा सा ऊपर जाके है। वैसे तो बड़ा भंगाल जाने के वैसे 2-3 रास्ते, एक तो मनाली से भी जाता है, एक चंबा से जाता है और एक यहाँ से जाता है। आज मेरे को यहाँ से कम 10 से 15 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है। तो ये जो जगह है यहाँ पे मतलब काफ़ी फेमस ट्रैकिंग स्पॉट है ये। यहाँ से आगे कैंपिंग भी होती है। प्लाचक नाम की एक जगह पे है। तो प्लाचक से मेरे को बस आज थोड़ा सा आगे जाना है और अपना टेंट लगाना है और आज वहीं पे रुकना है, क्योंकि आज तो मैं थमसर क्रॉस नहीं कर पाऊँगा शाम होते होते। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं प्लाचक। ये जो मेरे पीछे तुम देख सकते हो, ये प्लाचक का एरिया है सारा का सारा। और यहाँ से होती है स्टार्ट धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ कहीं जाना है हमने थमसर को क्रॉस करने के लिए। तो इस वक्त है हम प्लाचक में और अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे थे, पर तभी एक आवाज़ आती है पीछे से कि यहाँ और खाना खा के चले जाओ। और वो आवाज़ थी, यहाँ पे कुछ आज फेस्टिवल है देवता टाइप का कुछ। यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं, जो आगे गांव था वहाँ से यहाँ पे आए हैं। तो इन्होंने बोला कि खाना खा के चले जाओ। तो ऐसा करेंगे, हम यहाँ खाना खाएँगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो अब हो चुके हम यहाँ से फ्री। तो यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा था। तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा, मैंने खाना वाना भी इन्होंने ऑफ़र किया मेरे को। तो मैंने तो बोला मैं तो वेजिटेरियन, इसलिए मैं राजमा खाता हूँ। तो राजमा भी थी यहाँ बनी हुई। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ और आगे आज अपना टेंट लगाएंगे। वैसे शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5। तो अब ऐसा है कि
ठंड हो गई है काफ़ी और मेरे हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं, जिप भी नहीं खुल रही है। तो अब मैं करूँगा एक मोटा काम। यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी है और लकड़ियों में लगाई जाएगी आग। ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि लकड़ियाँ भी मोटी मोटी है। हाँ, तो फाइनली टेंट लग चुका है, आग भी जल चुकी है। तो अब ऐसा है कि अब खाना वाना खाएंगे। पहले प्लान था कि हम खाना बनाएंगे और थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ आके खाएंगे, पर प्लान ऐसा होगा कि वो लोग मिल गए और उनका कुछ देवी देवता का फंक्शन जैसे होता है हिमाचल में वो था, तो उन्होंने खाना भी खिलाया और साथ में कुछ दिया भी। ये तुम्हारे को 3 बोतल दिख रही होगी। पहली बोतल तो उस चीज़ की है, पेट्रोल की। दूसरी ये यहाँ पे सामने नदी बह रही है, यहाँ से पानी, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है, रात में कौन जाएगा इतना नीचे। भालू भी होते हैं इस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये तीसरी है अल्कोहल की, जो देसी होती है इन लोगों की। ये हमारे को ज़बरदस्ती दी गई है, हमारा ऐसा कुछ लाने का इरादा था नहीं, ये ज़बरदस्ती उन्होंने दी कि ले जाओ। आप तमसर जा रहे हो, तमसर तक तो आप पहुँच नहीं पाओगे, ये रास्ते में काम आएगी ज़बरदस्ती। तो अब मैं ये बोतल अपने किसी दोस्त यार को दे दूंगा जो भी पीने वाला को शौकीन होगा, नहीं तो इसको फेंक भी नहीं सकते ऐसे हर कहीं। मिलते हैं अब आप लोगों से कल सुबह। तो गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब -1-2 के आसपास तो यहाँ ठंड होगी प्लाचक में। सो फाइनली हमारा जो सारा सामान है वो पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान बचा है। प्लाचक से थोड़ा सा आगे पनाटू की तरफ जा रहे थे, तो इस बार बारिश इतनी हुई है कि इतनी बारिश हुई कि ये जो पूरा रास्ता है, वैसे तो काफ़ी नॉर्मल रास्ता था थोड़ा, उसके बाद ये पूरा रास्ता मतलब पूरे के पूरे पहाड़ ही नीचे आ चुके, कोई रास्ता ही नहीं बचा उधर आगे जाने का। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पीछे, तो ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब इंसान, घोड़े, खच्चर सभी इसी रास्ते पे आते हैं। अभी जो पुराना रास्ता था वो ऊपर से था, पर वो पूरा का पूरा रास्ता क्या पूरा पहाड़ ही टूट चुका है, तो यहाँ से एक दूसरा रास्ता बना है। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे। वैसे तो अभी साथ में ही नदी बह रही है और इस नदी के साथ साथ इसी वैली में हमारे को अभी आगे बढ़ना है। तो शायद 11-12 बजे तक मैं थमसर क्रॉस कर लूँ, मतलब थमसर तक पहुँचूँ, क्रॉस तो नहीं कर पाऊँगा। फाइनली ऐसे ऐसे रास्तों से मैं निकला हूँ, जो रास्ते मतलब रास्ते तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल में जब अभी पिछली साल बहुत बारिश हुई थी उस वजह से निचली तरफ तो तबाही हुई, लेकिन इस तरफ पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए और वो उसके साथ वो पूरा रास्ता भी चला गया। तो कहीं मेरे को ग्लेशियर के सामने से चल के जाना पड़ रहा था, कभी ग्लेशियर के ऊपर से, कभी नदियों के बीच से, और एक जगह तो ऐसा था कि मैं नदी में डूबते डूबते बचा, मतलब मेरी टांगे यहाँ तक सब गीला हो चुका है। तो फाइनली हम आ चुके हैं पनाटू नाम की एक जगह आती है थमसर पास से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे एक ढाबा सा है जो बिल्कुल खाली पड़ा है और आसपास में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान गाय। तो पहुँच चुके हैं हम ढाबे के पास। यहाँ पे छोटा सा शेड टाइप का ही है। तो अब ऐसा डिसाइड हुआ है कि आज यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर भी जाते हैं थोड़ा सा तो कल वहाँ पे भी रुकना ही है और वहाँ पे भी बहुत ठंड लगेगी, तो इससे बढ़िया तो यहीं है। कुछ जगह है ये पनाटू, और सामने तुम देख सकते हो ये बर्फ़ जो पड़ी है, ताज़ी बर्फ़ पड़ी है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ये बर्फ़ पड़ी थी। और ये है प्लाचक वाला रास्ता जहाँ से हम आए। अंदर का माहौल अब जाके देखते हैं, अंदर तक मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो अंधेरा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सही जगह है ये रुकने के लिए भी। अब इसमें हम रात को ताला लगा देंगे, ताकि कोई भी, ताला तो क्या मतलब कुंडी लगा दे, कुंडी भी नहीं है यहाँ पे, पत्थर अटका देंगे ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। और अब आपसे मिलते हैं कल सुबह। आज की वीडियो को करते हैं, मतलब आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अब आपसे मुलाकात सुबह के वक्त होगी 7-8 बजे के आसपास। ये है गाइस अपना आज का रहने का ठिकाना, जो एक छोटा सा शेड था, तो जिसमें हमने टेंट लगा दिया। टेंट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे शायद कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तो ये है अपनी लाइट्स, और यहाँ पे किसी भले आदमी ने पानी रखा था, तो उस पानी से हम बनाएंगे अभी यहाँ पे खाना। यहाँ पे बन रही है अपनी अभी मैगी, जो तैयार हो रही है। रामेन तो खा नहीं पाए,
बाकी अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। शाम के मतलब 6 बज रहे हैं इस वक्त, और ये कुछ ऐसा 6 बजे का व्यू है। तो अब आपसे कल सुबह मिलते हैं। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, अंदर बैठते हैं और बस मैं अभी अंदर बैठूंगा, मैगी ले आऊँगा, यहाँ पे बाहर खाऊंगा, क्योंकि बाहर इस व्यू के साथ मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग सभी को, एक नए दिन की नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वक्त हम पनाटू में, पनाटू मतलब एक जगह है जहाँ से थमसर पास के लिए जाते हैं, और हम जा रहे हैं बड़ा भंगाल, जो हिमाचल का सबसे रिमोटेस्ट गांव है। सुबह एक ही सवाल था, क्या आज हम थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंच पाएंगे? पनातू से ऊपर ट्रेल साफ था, सब ठीक लग रहा था, लेकिन टॉप पर पहुंचते ही सब बदल गया। सामने 5-6 फीट गहरी बर्फ, रास्ता गायब, नीचे खोखली बर्फ। शाम के 3-4 बज रहे थे और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट था फैसला लेने का। आगे बढ़कर उस खोखली बर्फ में रिस्क लें या वापस लौट जाएं। सच कहूं तो मेरे लिए पीछे मुड़ने का फैसला लेना बेहद मुश्किल था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं थमसर पास। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब काफ़ी ठंड है यहाँ पे। ये है थमसर पास, और यहाँ पे कम से कम 4 से 5 फीट बर्फ गिरी है। हम टॉप के इतना करीब थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि जरा सी भी गलती सीधा हादसे में बदल सकती थी। अंत में हमें मानना पड़ा, किसी भी हाल में वापस लौटना ही सही था। वापसी आसान नहीं थी। 5 बज चुके थे, एड्रेनलिन रश खत्म और तापमान -2 से -5 के बीच था। शरीर जमने लगा, पैर भारी हो गए। उसी समय वो बोतल काम आई जो गांव वालों ने शुरुआत में दी थी। उसी ने हमें चलने की थोड़ी सी ताकत दी। फिर भी हम पनातू तक नहीं पहुंच पाए। अंधेरा बढ़ रहा था और हमें टॉप के पास एक चट्टान पर ही टेंट लगाकर रात बितानी पड़ी। ठंड कड़वी थी, हवा तेज, लेकिन उसी थोड़ी सी गर्मी ने रात काटने में मदद की। उस रात एक और डर मन में धीरे धीरे उभर रहा था, अगर हवा और तेज हो गई तो टेंट टिक भी पाएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से कोशिश की, इस बार अकेले और चंबा की तरफ से। रास्ता अलग था, लेकिन चुनौती वही। लेकिन इस बार किसी भी तरह वहां तक पहुंचना ही था। मैं पहुंच चुका हूं उस पास के दूसरी साइड, 300 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर, और यहाँ से हम जाएंगे आगे बड़ा भंगाल, क्योंकि हमें वहाँ किसी भी तरह पहुँच के रहना है। तो फाइनली थोड़ी चढ़ाई के बाद मैं पहुँच ही गया हूँ धराड़ी गांव, और आज शायद मैं यहीं रुका, क्योंकि 1 या 2 बज चुके हैं और शाम के टाइम में ट्रैवल करना नहीं चाहता। फिर कल निकलेंगे हम यहाँ से बड़ा भंगाल की तरफ। सो फाइनली मैं अपने होम स्टे में पहुँच चुका हूँ। बिना ईंट के, बिना सीमेंट के घर। ये घर जो बना है ये लकड़ी से बना है। इसमें ऐसा हुआ करता था कि पहले के टाइम में ना, यहाँ पे नीचे जानवर रखे जाते थे और ऊपर इंसानों को रखा, मतलब इंसान रहते थे। और यहाँ पे साइड में मधुमक्खी का छत्ता भी है, जो इंसानों ने खुद से बनाया है, घर वालों ने, जिसका ये घर है। वो लोग तो यहाँ पे अभी है नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना दादा। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, उस वजह से बंदे चले जाते हैं नीचे की तरफ। जितने भी बॉयज़ हैं अपने, मतलब यहाँ के रहने वाले, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जहाँ पे मैं होम स्टे में रुका हूँ, उन लोगों ने भी मंडे तक यहाँ से शिफ्ट होना है नीचे की तरफ। और तुम ये घर देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी साल पहले आ चुके हैं हम। ऐसे घर आज तक आजकल देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर रखी है लोगों ने, क्योंकि सर्दियों में यहाँ काफ़ी ठंड होती है। तो लोग जब तक यहाँ रहते हैं सब, तो तब तक उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इससे अपना काम चलाते हैं। और जब लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती है तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही मैं गांव देखने थोड़ा सा निकला था, और
अब निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि इस गांव में बिजली तो है नहीं, तो करने को कुछ है नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ पे 4-5 महीने से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब अभी कुछ वक्त पहले हिमाचल में काफ़ी बारिश हुई थी, उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तब से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पोल वोल सारे उखड़ गए हैं। तो बाकी आगे की तरफ निकलते हैं, गाँव आउट घूमते हैं। मतलब ये जो गांव है बड़ा ही नॉर्मल सा गांव है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस शांति है और लोग भी काफ़ी कम हैं, और बस ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। और ये नीचे जो आ रही है ये है रावी नदी, जो आ रही है सीधा बड़े बंगाल से। और ये तुम ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो, ये मतलब इन्हीं पहाड़ों में से कहीं आसपास थमसर है, जिसको हम क्रॉस करके इस तरफ आने वाले थे, लेकिन हम फेल हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी बर्फ़ थी वहाँ पे। और ये जो सामने देख रहे हो तुम, ये बड़ा बंगाल से घोड़े आ रहे हैं, मतलब वहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं अब निचले इलाकों की तरफ। तो आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है। अंकल बता रहे थे जिनके पास मैं ठहरा हूँ कि लोग यहाँ पे आज काफ़ी लोग ठहरने वाले हैं जहाँ पे मैं ठहरा हूँ। बस अब निकलते हैं यहाँ से अपने अपने होम स्टे की तरफ, और आज वहीं रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे यहाँ से आगे बड़ा बंगाल की तरफ। और आज करते हैं बिल्कुल रेस्ट और कल निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग सभी को। ये था मेरे पीछे धराड़ी गांव, जो मतलब चंबा का एक काफ़ी रिमोट गांव है, रिमोट गांव में से एक है। अब निकलते हैं यहाँ से बड़ा बंगाल की तरफ और आपको मिलते हैं सीधा बड़ा बंगाल में। और जो रास्ता है वो काफ़ी सुनसान होने वाला है, क्योंकि रास्ते में कोई भी गांव नहीं है, बस एक गांव है, वो भी बिल्कुल खाली है। वहाँ पे बस एक परिवार रहता है, क्योंकि सर्दियों के कारण सभी वहाँ से लोअर एरियाज़ की तरफ जा चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे, और आज दिन तक 2-3 बजे तक मैं बड़ा बंगाल तक पहुँच जाऊँगा। तो अब चलते चलते एक थोड़ा सी जगह मिली थी, एक स्पॉट मिला था यहाँ पे पेड़ के नीचे। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, ताज़ी तुझी हवा खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। अभी भी मतलब इतना ही सफ़र और रहा है जितना भी मैंने तय किया है, लगभग 1 से 2 घंटे और लग जाएंगे आगे पहुँचने के लिए। तो ऐसा कुछ रास्ता है जो तुम देख सकते हो, मतलब पत्थर काट काट के ये रास्ता बनाया गया है। मतलब ये तुम पूरा पहाड़ देख सकते हो ऊपर तक, ऊपर से पत्थर काटे गए, मतलब यहाँ से पत्थर काटे गए और ये रास्ता बनाया गया। मतलब काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। मतलब अब तो सही हो गया है, लेकिन पहले तो इससे भी ख़तरनाक होता था। अब तो काफ़ी हद तक सही हो चुका है रास्ता। कुछ लोगों को तो इसमें भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला फिर सीधे नीचे, मतलब यहाँ से तो ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं तो वहाँ पत्थर में से पैर फिसलेगा तो सीधा नीचे नदी में जाके गिरोगे। इन रास्तों में अभी प्रॉब्लम नहीं आती, इन रास्तों में तब प्रॉब्लम आती है जब बर्फ़ का महीना स्टार्ट होता है, मतलब बर्फ़ पड़ जाती है इन रास्तों में, तो ये रास्ते मतलब पूरी तरह से ढक जाते हैं और फिसलन भरे भी हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलता है इन रास्तों में तो सीधा फिर फिसलते नीचे नदी में ही गिरोगे। बाकी पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बीच बीच में है यहाँ पे, जैसे यहाँ भी देखो तो पानी तो है, लेकिन रास्ते काफ़ी ख़राब है। कहीं पे देखो ये कट्टे, मिट्टी के कट्टे रखे हुए हैं रास्ता बनाने के लिए। तो कुछ ऐसा रास्ता है, मतलब जब यहाँ पे दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ये जो पानी दिख रहा है पूरा ये पानी जम जाता है और ये रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो जाता है। हाँ वीडियो बन रही है। हाँ हाँ हेलो। फिर भी ये पता है आपने फेसबुक में डालनी है। हाँ जी हाँ,
फ्रेश हो गई। तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह हो चुकी है मेरी बड़ा बंगाल में, और कल रात में इसलिए शूट नहीं कर पाया, लेट हो चुका था काफ़ी। इस वक्त मैं हूँ बड़ा बंगाल में। तो बड़ा बंगाल में बेसिकली एक गांव तो एक है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक गांव ये इस तरफ है और एक गांव निचली तरफ है। सोच रहा था कि मैं नीचे वाले गांव में रुकूंगा, लेकिन जिनके साथ मैं आया था कल, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ ही रुकना, वो यहाँ कहीं ऊपर वाले गांव में रहते हैं। तो उनके साथ ही मैं रुका। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ, वो घर कैसा है। मतलब ये यहाँ पे लोकल लोगों का ही घर है, मतलब लोकल जहाँ पे मैं कल ठहरा था। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि आप मेरे यहाँ पे घर में ठहरो। मतलब अकेले कहाँ ही जाओगे नीचे रेस्ट हाउस में, क्या ही करोगे। मतलब ये कुछ ऐसा घर है, काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल पुराना सा घर है। और मेरे पीछे तुम देख सकते हो, ये है रेस्ट हाउस बड़ा बंगाल में, जहाँ पे अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो ये गांव के स्टार्टिंग में एक छोटा सा रेस्ट हाउस आता है, काफ़ी प्यारा सा। दिन में काफ़ी सुंदर लगता है, ये काफ़ी शांत जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे आपको रहने की मतलब सारी फैसिलिटीज़ है, खाना वाना भी आपको सब मिलेगा, टॉयलेट वॉयलेट भी। बड़ा बंगाल है नॉर्थ इंडिया का सबसे रिमोटेस्ट गाँव, मतलब सबसे आइसोलेटेड विलेज जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोकल लोगों को तो यहाँ पहुँचने के लिए एक दिन काफ़ी है, लेकिन अगर आप बाहर से आते हो, कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो उनको लगभग 1 से 2 दिन का ट्रैक करना पड़ता है, वो भी चंबा वाली साइड से। अगर आपको थमसर पास क्रॉस करके आना पड़ेगा, तब आपको 3-4 दिन का ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ से जो रास्ता नहीं है, ये ठीक है, ये वाला इससे आना हो ना तो अगस्त के टाइम आना, इस थमसर से, तब बर्फ बुर्फ हुई है ना, वो खत्म हो जाती है। ये जगह बड़ा बंगाल धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आने की वजह से चारों तरफ पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पे जंगलों में काफ़ी जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे कि आपका ब्राउन बियर हो गया, काला भालू हो गया, चीता है, लाल भालू है, काला भालू है, तेंदुआ। गाँव में भी आ जाते हैं। आते हैं यहाँ पर सेब खाए जाते हैं, पूरे सेब उन्होंने खाए। यहाँ पे मेनली खेती बाड़ी होती है। सेब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, इतना यहाँ पे लोग लगाते नहीं है। वो थोड़े से पेड़ लगाया है कुछ लोगों ने, तो वही काफ़ी है इन लोगों को यहाँ पे। सेब के अलावा यहाँ पे फिर राजमा, आलू हो गई, मिर्च हो गई, जो भी सब्जियाँ उग सकती है वो यहाँ पे उगती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। सेब तो डट के होता है यहाँ पर, पता है? बेचते नहीं होने बेचना कहाँ से? कैरजी यहाँ से लगेगा आपको कैरज 40 रुपये 1 kg। तो फिर हाँ, वहाँ पर कितने बेचेंगे? 100 रुपये किलो भी बेचेंगे, वो भी मंडी में जाएंगे तब। ऐसे तो, और सेब इतना टेस्टी है यहाँ का ना, बहुत ही। 200-250 के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है लोगों की, जो विंटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं निचली वाली तरफ और समर्स में यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा फसल होती नहीं किसी चीज़ की, यहाँ पे एक्सपोर्ट तो यहाँ से कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि चार्जेस ही बहुत लग जाते हैं। फिर उसके ना यहाँ से कैरेज बहुत लग जाता है, घोड़े गधों के ऊपर सामान लाद कर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे उगता है वो यहाँ पे यहीं के लोग यहीं खा लेते हैं, ना उसे कहीं बाहर बेचते। थोड़ा बहुत ले जाते होंगे किसी को देने वेने के लिए, लेकिन यहाँ से सामान बाहर एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। बर्फ़ पड़ने में कुछ 10-12 दिन ही बचे हैं, उसके बाद यहाँ से सारे लोग माइग्रेट हो जाते हैं नीचे। यहाँ पे बस 90% यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं और 10% यहीं रुकते हैं देखभाल करने के लिए। घर की देखभाल हो गई, पशुओं की देखभाल हो गई। यहाँ कुल कितने लोग होंगे? यहाँ पर मेरे ख्याल लगभग 100 से ऊपर है। हाँ, 150। सर्दी में तो नीचे चले जाते हैं। सर्दी में नीचे, यहाँ पर सर्दी में तो यही रहेंगे 20-25 आदमी। ये बड़ा बंगाल जो गांव है ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोग दूर दूर से ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, मतलब ट्रैक करके आते हैं। एक तो यहाँ से आप लाहौल भी जा सकते हो, यहाँ से आप कांगड़ा भी जा सकते हो, यहाँ से आप मनाली भी जा सकते हो। तो 3-4 ट्रैक है यहाँ पे जो सिर्फ समर्स में ओपन होते हैं और विंटर में टोटली क्लोज हो जाते हैं। राजपूतों का ही गाँव होगा सारा ही। राजपूत है यहाँ पर, कोई भी नीची जात का कोई भी नहीं है।
अब यहाँ की एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब काफ़ी इतना आइसोलेटेड विलेज है, तो आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँची होगी, लेकिन यहाँ पहुँची भी है नहीं भी पहुँची। इसका फंडा ये है कि मेरे भाइयों 2007 में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। जो रिजर्वायर है वहाँ पे आप देख सकते हो, आपने अगर स्वदेश मूवी देखी होगी, उस मूवी में बताया गया है कि बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसके लिए कुछ वहाँ पे सिस्टम सेटअप किया गया था। तो 2007 में वो सिस्टम वहाँ पे सेटअप किया गया, जो लगभग चला 2000 मतलब 8-10 साल वो इलेक्ट्रिसिटी देता रहा, मतलब 6-7 साल उसने इलेक्ट्रिसिटी दी। और आज 2025 में यहाँ पे बिजली नहीं है, जो बिजली है ही नहीं, मतलब उस टाइम थी अब नहीं है। तो अब कुछ लोगों के घर में वो छोटे मोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो भी मतलब काफ़ी, मैं तो काफ़ी अंडर एस्टिमेट करता सोलर पैनल को मेरे भाइयों, पर सोलर पैनल ना काफ़ी एनर्जी जनरेट कर लेता है, तो उस वजह से यहाँ पे लोग टीवी भी चला पाते हैं उसकी मदद से। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो गए, वो भी चल पड़ते हैं सोलर एनर्जी से। लेकिन वो जो रिजर्वायर था, वो वाला सिस्टम इनका सेटअप किया था जो इन्होंने, वो फेल हो चुका है, मतलब वो अब काम नहीं कर रहा है ढंग से, काफ़ी साल हो चुके हैं उसको, तो काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी खंभे तो लगे हुए हैं और तारे भी बिछी हुई है, पर उस तारों के ऊपर लोग कपड़े सुखाते हैं आज, तो मतलब वो टोटल वेस्ट है वो तारे। तो उसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति यहाँ पे होती है सोलर पैनल से। लाइट सोलर सोलर ही है, सोलर ही। खंभे लगाए, हाँ बस ये खंभे वाली नहीं है। हाँ? नहीं है, ये बंद हो गई है। 1 फुट पर पड़ गया ना, तब भी ये चार्जिंग खींचता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर में आए, सोलर हेलीकॉप्टर में आए, बैटरी आई, वो खतर पर आई। मतलब एक बात और भी है, ये जो इलाका है ना, ये आपको फील करवाएगा कि आप ना गेम ऑफ थ्रोन्स में के टाइम में यहाँ पे कहीं किसी ने वेब सीरीज़ देखी हो, तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले टाइम में आप यहाँ पहुँच गए हो। और वैसी एक स्टोरी भी है जो मेरे को यहाँ पे कुछ बुज़ुर्गों ने सुनाई थी। तो स्टोरी यह थी कि यहाँ पे बंगाल का एक राजा हुआ करता था, उसका सिर मंडी में काटा गया है, उसका जीजा था यहाँ का। वैसे भाई हमने तो भाई देखा नहीं, काफ़ी साल पहले हो चुका है। फिर उसका सिर वहाँ पर काटा गया। उसके जीजा के साथ कुछ बनती नहीं थी, फिर काटा गया। फिर उसके बाद कोई राजा नहीं यहाँ पर रहा। राजा करना उसके पास वही फोर्स कम थी, स्पाई कम थे। इतना रिमोट होने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी दुखी होने यहाँ पे लोग, पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़े चिल है यहाँ पे लोग। अब मतलब अपनी दुनिया में मस्त, बाहर से कोई भी लेना देना नहीं, कुछ नहीं, ना सिग्नल है ना इलेक्ट्रिसिटी है, तो बस स्लो लाइफ है यहाँ पे एकदम बिल्कुल। तो कल मैं यहाँ पहुँचा था और आज और शायद 2-3 दिन में और यहाँ पे रुकूँ और फिर मैं निकलूँगा उसी रास्ते से वापस जिस रास्ते से आया था। तो वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।